आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के बारे में हम पिछले काफ़ी वीडियो में बात कर चुके हैं और हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये 7वां चैप्टर चल रहा है और इसको लगभग हम आधा पढ़ चुके हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जटिल भी है। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी कठिन रहेगा, इसलिए उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों को उन्हें अधिक रटना पड़ेगा बजाय मैथ वाले बच्चों के। इसलिए आप धैर्य न खोएं। अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप इसे बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करना ही फिजिक्स का मूल मंत्र है। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। बार बार पढ़ें, लिख कर देखें, मन में मनन करके देखें तो निश्चित रूप से आपको भौतिक विज्ञान समझ में आने लग जाएगी और याद होने लग जाएगी। समस्या आती है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम याद करते हैं, उस टाइम लिख के देखते हैं और हमारे याद हो जाता है, लेकिन अगले दिन हम भूल जाते हैं या 2 दिन बाद हम भूल जाते हैं। तो आप इससे बिल्कुल न घबराएं। भूलना मनुष्य की प्रवृत्ति है और फिजिक्स जो है वो भूली जाती है। आपने आज याद कर लिया, लिख के देख लिया, फिर आप उस पर ध्यान न दें। जब आपको उसकी आवश्यकता होगी, जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह हो, उस टाइम जब आप उसको रिवाइज करोगे तो तुरंत वो आपके मेमोरी में आ जाएगी। इसलिए आप इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें कि ये टॉपिक मैंने कल याद कर लिया था, आज मैं भूल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको उसकी आवश्यकता होगी, आपको तुरंत ही उसके बारे में एक बार रिवाइज करते ही वो आपको फिट याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी उसको याद नहीं किया, लिख कर नहीं देखा, फिर परीक्षा के टाइम में उसको पढ़ोगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं होगा। इसलिए इसी वक्त आप इसे पढ़ें, समझें, लिख के देखें और फिर उसकी तरफ से ध्यान हटा लें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है भौतिक विज्ञान को पढ़ाई करने का। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। वो है धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था और वहाँ पर जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला था F बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला वहाँ पर आया था। क्लियर? अब ये फॉर्मूला आ गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये जो बल की जो दिशा है F वेक्टर जो है, इसकी दिशा को ज्ञात करने के 2 नियम दिए गए हैं। वो 2 नियम हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, तो समझिए आप इनको। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाएं हाथ के, जैसे ये मेरा बाएं हाथ है, इस बाएं हाथ के द्वारा उन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम को आप समझिए। उन्होंने बताया कि आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला लें। चलो मैं मोबाइल को उठा के दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप फैला लीजिए। देखो, अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा जो है वो तीनों जो है वो एक दूसरे के लंबवत रहे। इस प्रकार से हमें इसको फैलाना है। उस समय आपको याद रखना है बी, आई और एफ। यहाँ से देखें हम तो देखो बी, आई और एफ, इसको आपको ऐसे रटना है बी आई एफ, बी आई एफ, बी आई एफ। इस तरीके से आपको इसको रटना है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। आई का मतलब करंट और एफ का मतलब फोर्स। बी आई एफ के द्वारा आपको याद रखना है। और ये चीज़ मैंने यहाँ भी रख रखी है कि तर्जनी को बी से रिप्रेजेंट करना है, मध्यमा को आई से रिप्रेजेंट करना है और अंगूठे को एफ से रिप्रेजेंट करना है। इस पोजीशन में तो देखो आप कि अगर हम हमारे बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, उस समय यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को रिप्रेजेंट करे, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ये ही इसका नियम है। देखो, इस नियम के अनुसार यदि तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि
वे एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को मध्यमा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बहुत सिंपल है, आपको याद रख सकते हो। सिर्फ BIF आपको रटना है, बाकी कुछ नहीं रटना है। अगला टॉपिक है नंबर 2 और ये है दाहिनी हथेली का नियम। ये मेरा दायां हाथ है और ये दाहिनी हथेली है और दाहिनी हथेली का नियम क्या कहता है वो हमें देखना है। तो इसमें देखो आप, इसको हम देखो थोड़ा मैं ऊपर उठा के दिखाऊं या यहीं से दिखा देता हूँ। ये मेरा दाहिना हाथ है, इसको मैं इस प्रकार से फैला चुका हूँ। क्लियर? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये अंगुलियाँ हैं, ये अंगूठा है, तो एक तो ये और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में हैं। और एक यहाँ से जो लंबवत अक्ष बाहर निकलेगा, जैसा कि मैं यहाँ मेरे पेन का ढक्कन दिखाता हूँ, ये है इसका हथेली से निकलने वाला लंबवत अक्ष। क्या है ये? हथेली से निकलने वाला लंबवत अक्ष है। इसमें देखो आप, अगर ये B को रिप्रेजेंट करे और ये अंगूठा I को रिप्रेजेंट करे तो ये जो लंबवत अक्ष होगा ये F को रिप्रेजेंट करेगा, बल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो BIF, BIF। वहाँ क्या था? ऐसे था, BIF था, और यहाँ BI बाहर की ओर F। तीन बात है। तो देखो अंगुलियाँ B को, अंगूठा I को और लंबवत अक्ष F को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बात मैंने बोली थी वही बात अब यहाँ पर लिख भी रखी है। देखो, यदि अंगुलियाँ तथा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों। यदि दाएं हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B की दिशा को, अंगूठा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो हथेली से निकलने वाला लंबवत अक्ष चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल F की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्त करेगा। क्लियर? ये दाहिनी हथेली का नियम था और शायद एग्जाम में दोनों टॉपिक में से एक न एक पूछा हुआ है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, आपको इसे समझना होगा। अगला है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार का पूछा हुआ है और फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको ध्यान से समझना होगा कि दो तार हैं, उन तारों के बीच में चुंबकीय बल कैसे लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या है और वो बल कितना लगेगा, उसकी वैल्यू क्या है, वो हम इस टॉपिक में देखना चाह रहे हैं। देखिएगा, समझना मेरी बात को ध्यान से आप। ये दो तार हैं, क्लियर? ये P और ये Q। P और Q दो तार हैं, जो इधर भी डॉट डॉट दिखाया, इसका मतलब ये अनंत की ओर लंबे हैं। यहाँ भी डॉट डॉट है, मतलब ये भी अनंत की ओर जा रहा है। ये भी डॉट डॉट है, ये भी डॉट है। इसका मतलब P और Q तो दो तार हैं, ये अनंत लंबाई के तार हैं। दूसरी बात, दोनों समांतर तार हैं। देखो, दोनों के बीच का गैप हर जगह समान है, इसका मतलब तार कैसे हैं? समांतर हैं। तो मैंने माना कि तार P में I1 धारा और तार Q में I2 धारा बह रही है। दोनों तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें भी ऊपर की ओर जा रही है और इसमें भी ऊपर की ओर जा रही है। हाँ, धारा अलग अलग है, यहाँ I1 है, यहाँ I2। मतलब धारा की दिशा दोनों तारों में इक्वल है, लेकिन धारा अलग अलग है। इसके अलावा दोनों तारों के बीच में दूरी जो है वो स्मॉल d है। समझ में आ रही होगी आपको? ध्यान समझना आप, दूरी क्या है? स्मॉल d है। अब साथ में देखना, ये जो वायर था, है ना, इसमें ऊपर की ओर जो करंट जा रही है, तो एक ऐसा नियम हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, कि यूँ हमें करना था ना। अगर ये अंगूठा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी? बोलो। तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं
वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। ऐसा आपने देखा होगा, पढ़ा था अपने पहले टॉपिक में। ठीक है, तो ये मुड़ी हुई उंगली, देखो ये तार ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो अंदर से बाहर की है। इसका मतलब कागज के अंदर से बाहर की ओर निकल रही है। तो इस पॉइंट पर देखिए आप, यहाँ इस तार के लिए हमने क्या लगाया है, डॉट लगाया है। इसका रीज़न ये है, क्योंकि जो क्रॉस जो होता है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और डॉट जो होता है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ बिंदु P पर जो है, ये भी तार जो P है इस पर यूं है, तो यहाँ दिशा बाहर की ओर आ रही है, इस वजह से यहाँ डॉट लगाया है। क्लियर। दूसरा, यहाँ पर भी हालांकि आप इसके लिए भी ऐसा कह सकते हो कि यहाँ भी ये दिशा बाहर की हो रही है, तो यहाँ भी आप डॉट बना सकते हो, लेकिन हमें समझना इसको इस प्रकार से है कि इस पॉइंट के ऊपर ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से, देखो समझना मेरी बात को, तार जो P है इस पर चुंबकीय क्षेत्र B2 का है। देखो कैसे, मतलब कि तार P में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B2 का लिखा है और Q पर B1 का लिखा है, उल्टा है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आप ये कल्पना करें कि इस वायर में कोई करंट नहीं बह रहा है, इस वायर में करंट बह रहा है और इस वायर में करंट बह रहा है, तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से बाहर निकल रहा है, इस वजह से यहाँ हमने डॉट लगाया और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ B2 वेक्टर के नाम से लिख दिया। इसी प्रकार वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर आ रहा था, आगे जाकर वो ऐसे अंदर प्रवेश भी करेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर प्रवेश करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये प्रवेश करने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये जब अंदर घुस रहा है इसलिए यहाँ क्रॉस आ गया। ठीक है, और इसमें जो अंदर घुसने वाला चुंबकीय क्षेत्र है उसका कारण कौन है, ये P वाला है, इसलिए यहाँ B1 लिखा। तो ये सिस्टम उल्टा है, ध्यान रखना आप। पहले तार में I1 धारा है, दूसरे तार में I2 धारा है, लेकिन पहले तार पर चुंबकीय क्षेत्र B2 रिप्रेजेंट किया है और दूसरे तार पर B1 रिप्रेजेंट किया है। अब इस दोनों के बीच में बल भी लगेगा, तो इस बल की दिशा लिखी मैंने F12। 1 का मतलब पहले तार पर लगने वाला बल 2 के कारण, और 2 का मतलब दूसरे तार पर लगने वाला बल 1 के कारण। तो देखो F12 और F21 ये दोनों के बल की दिशा यहाँ पर हो गई है। आगे समझना इसको। माना दो धारावाही चालक P व Q है, जिसमें I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इन तारों के मध्य की दूरी d है। क्लियर। तार P में I1 धारा के प्रवाहित होने के कारण इससे d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझो भाई, तार P ये था, इससे d दूरी पर ये तार है, इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला था वो था, आपको याद होगा, B बराबर μ0I/2πr। ऐसा आपको मैंने बताया था तार के कारण, याद होगा आपको। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई आपको करना है। तो देखो कैसे अप्लाई होगा। μ0I की जगह तो I1 हो गया, क्योंकि तार में I1 धारा, क्योंकि तार में कौन सी धारा बह रही थी, I1 धारा बह रही थी, इस वजह से इस I की जगह ये हो गया I1। 2πr, r दूरी थी, दूरी यहाँ d है, इस वजह से r की जगह लिख दिया हमने d, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार Q पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, और वो होगा F बराबर ILB sin थीटा। आपको याद होगा, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया था। अब देखो इसको समझो, तार Q पर इसका मतलब दूसरे तार पर लगने वाला बल है, तो यहाँ क्या लगाओगे 2। कौन से वायर कारण लगा था, ये पहले कारण लगा था, तो क्या बन गया 2 1। समझ में आई बात। अब दूसरे तार पर बल लग रहा है, तो दूसरे तार में प्रवाहित धारा रहेगी, तो क्या रहेगा ये I2, L का L रहेगा। अब दूसरे तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ लिखा जाएगा। देखो अब दूसरे तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा B1, और यहाँ पर लिख दिया मैंने B1।
तो F21 इज इक्वल टू हो गया I2 L क्रॉस B1 और L क्रॉस B1 ऐसे बन गया। क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखें कि थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर होता है 90 डिग्री यहाँ पर, तो साइन 90 क्या हो गया 1, तो F21 बराबर हो गया I2L B1 समीकरण नंबर 1। अब B1 की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे हम, समीकरण 1 से उठाएंगे, और ये हो जाएगा अब, और ये हो गया समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर F21 बराबर I2L μ0 I1/2πd, या फिर इस L को इसके नीचे लिख दिया F21/L इज इक्वल टू μ0 I1I2/2πd। अब इसी प्रकार मैंने F12/L कर दिया, कुछ नहीं करना, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 करना है, तो यहाँ I2 I1 हो जाएगा, जिसको आप उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख लो, क्योंकि I1 गुणा I2 या I2 गुणा I1 बात एक ही होती है, इसलिए ये स्टेप आपकी ऐसे कैसे आ जाएगी। ये दोनों को एक साथ यहाँ लिख दिया तो F12/L बराबर F21/L बराबर ही, और ये वास्तव में क्या है, समीकरण 5 दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। आगे देखो नोट में, नोट नंबर 1, यदि 2 समांतर तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। ये बात आपको याद रखना है, मतलब कि दोनों तारों में, ये 2 तार हैं, अगर एक ही दिशा में विद्युत धारा बहती है तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। और अगर अपोजिट साइड में बहती है, ऐसे ऐसे बह रही है, सॉरी ऐसे और ऐसे बह रही है, तो बल लगेगा प्रतिकर्षण का। ये बात कही, यदि 2 तारों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।